नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ई पाठशाला में आपका स्वागत है। हम CSS के एमसीक्यूज कर रहे थे। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कौन सा टैग यूज़ होता है बोल्ड करने के लिए या हैवी करने के लिए? तो हमने ये पिछली क्लास में पढ़ा था। फॉन्ट वेट इसके लिए यूज़ में लाया जाता है। फॉन्ट फैमिली, अगर आपने एक वेब पेज में एक से ज़्यादा फॉन्ट स्टाइल अगर यूज़ में लाने हैं तो उसके लिए फॉन्ट फैमिली का यूज़ लाया जाता है। फॉन्ट स्टाइल, जब आपने किसी टेक्स्ट को इटालिक करना है या ऑब्लिक करना है उसके लिए फॉन्ट स्टाइल का यूज़ किया जाता है। फॉन्ट वेरिएंट, अगर आपने स्मॉल कैप्स में लिखना है या इसका अपोजिट लिखना है यानी अपर केस लोअर केस में लिखना है तो आपके फॉन्ट वेरिएंट का यूज़ होता है। बोल्ड करने के लिए हमने अभी पढ़ा कि फॉन्ट वेट का यूज़ होता है। फॉन्ट साइज या तो हमारा पिक्सल में होता है जिसको px से लिखते हैं, या तो पॉइंट में होता है जिसको pt लिखते हैं, या आपका परसेंटेज में होता है या फिर आपका em में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। डैश यूनिट एंड डैश अलाउ यूजर टू एडजस्ट फॉन्ट साइज। अगर आपने कोई वेब पेज ओपन किया और उसमें अगर आप उसका फॉन्ट साइज एडजस्ट कर सकते हैं तो उसमें कौन से फॉन्ट का यूज़ किया गया है? हैश या ME का, परसेंटेज या EM का, डॉलर या ES। तो दोस्तों जिसमें आप फॉन्ट साइज एडजस्ट कर सकते हैं वो है आपका परसेंटेज एंड EM। यूनिट पिक्सल, PX मतलब पिक्सल, एंड डैश मेक फॉन्ट साइज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है यहाँ पे? एब्सोल्यूट का मतलब है कि आप अपने फॉन्ट साइज को चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए कौन सा टैग का यूज़ किया जाता है या एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है? PR, PN, PZ या PT। तो उसके लिए एक तो पिक्सल का यूज़ में लिया जाता है और उसके साथ ही हमारे साथ पॉइंट का यूज़ किया जाता है जिसको लिखते हैं PT। आइए एक बार देख लेते हैं। PX एंड PT, जिनको हम पढ़ते हैं पिक्सल एंड पॉइंट, आर मेक फॉन्ट साइज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या बोला हमने? कि यूजर उस वेब पेज में फॉन्ट साइज को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, वो एज इट इज रहेगा। एब्सोल्यूट का मतलब एज इट इज रहेगा, वो आपका पिक्सल और PT से होता है। परसेंटेज और EM क्या करता है कि यूजर को ये एक फैसिलिटी देगा कि वो अपना फॉन्ट साइज एक वेब पेज में एडजस्ट कर सकता है। ये एक अच्छी रीडेबिलिटी देता है यूजर को कि इसकी सहायता से आप यूजर रीड कर सकता है अच्छे तरीके से आपके वेब पेज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश मेक इट पॉसिबल टू ऐड डिफरेंट डेकोरेशन और इफेक्ट। अगर आपने डेकोरेशन और इफेक्ट ऐड करने हैं तो उसके लिए कौन से टैग या सिंटेक्स का यूज में लाया जाता है? टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट इंडेंट, लेटर स्पेसिंग या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों उसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज में लाया जाता है। किस लिए? अगर आपने डेकोरेशन या इफेक्ट देना है तो ये ऑप्शन में दिया नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। आइए देख लेते हैं। अगर आपने इंडेंट करना है तो उसके लिए हम यूज में लाते हैं टेक्स्ट इंडेंट। अगर आपने अलाइनमेंट, कोई भी अलाइनमेंट करनी है तो उसके लिए टेक्स्ट अलाइन। अगर आपने कोई भी अंडरलाइन करना है तो उसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन, यानी कोई भी इफेक्ट देना है आपने उसके लिए क्या यूज में लाया जाता है? टेक्स्ट डेकोरेशन। इंडेंट क्या होता है दोस्तों? इंडेंट आपका जो पैराग्राफ शुरू हुआ वहां से कितना ब्लैंक स्पेस रहेगा और उसके बाद आपकी लाइन शुरू होगी, वो होता है आपका इंडेंट, जैसा कि हमने पिक्चर में आपको बताया है। और मार्जिन क्या होता है दोस्तों? कि आपका आउटर एरिया से पैराग्राफ कितने बाद शुरू होगा, उस स्पेस को क्या कहा जाता है? मार्जिन कहा जाता है। पिक्चर की हेल्प से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं मार्जिन और इंडेंट के फर्क को। which property is used to give specified spacing between text character। अगर टेक्स्ट के करेक्टर के बीच में आपने स्पेसिंग देनी है उसके लिए क्या यूज में लाते हैं? उसके लिए होता है आपका लेटर स्पेसिंग।
यहां पर आप देख सकते हैं लेटर स्पेसिंग। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म किसके लिए यूज में लाया जाता है? कैपिटलाइज करने के लिए। डैश रिपीट इमेज बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली टू कवर एंटायर स्क्रीन। अगर आपने इमेज को रिपीट करना है हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में तो किसका यूज किया जाता है? बैकग्राउंड रिपीट का इसमें यूज में लाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बैकग्राउंड रिपीट। यहां पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। पहला होता है आपका फोरग्राउंड कलर, जिसमें कि क्या है आप जो फोरग्राउंड का क्या मतलब है कि जो टेक्स्ट आपका सामने है, फोर का मतलब सामने है किसी डॉक्यूमेंट में, उसकी कलरिंग या स्टाइल को करने के लिए हम फोरग्राउंड का यूज करते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये एक हेडिंग हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट में, तो इसके लिए ये किस के अंडर आ जाएगा? फोरग्राउंड के अंडर आ जाएगा। बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड आपको पता है कि टेक्स्ट के पीछे जो होता है वो बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड इमेज क्या होगा? अगर आप टेक्स्ट के पीछे कोई इमेज ले रहे हैं तो आपका बैकग्राउंड इमेज हो जाएगा। अगर आपने कोई बैकग्राउंड लेना ही नहीं है तो उसके लिए क्या होता है? बैकग्राउंड रिपीट। अगर आपने बैकग्राउंड लेना है तो बैकग्राउंड रिपीट होगा, अगर नहीं लेना है तो बैकग्राउंड नो रिपीट हो जाएगा। विच बैकग्राउंड प्रॉपर्टी विल रिपीट बैकग्राउंड बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अगर आपने बैकग्राउंड को हॉरिजॉन्टली रिपीट करना है और वर्टिकली रिपीट करना है तो उसके लिए जो हमारा ऑप्शन में लगाया जाता है उसके लिए होता है बैकग्राउंड रिपीट रिपीट। मतलब बैकग्राउंड रिपीट में क्या करें? रिपीट कर दें। जब आप रिपीट करेंगे तो आपका दोनों डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली वो रिपीट करेगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं अगर आपने हॉरिजॉन्टल रिपीट करना है तो उसके लिए क्या सिंटेक्स रहेगा? बैकग्राउंड रिपीट, और रिपीट कहां करें? एक्स में। एक्स का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल। बैकग्राउंड रिपीट रिपीट वाई का मतलब वाई एक्सिस में करे या वर्टिकल करे। बैकग्राउंड रिपीट क्या करना है? रिपीट जब यूज में लाया जाता है जब आपने दोनों डायरेक्शन में करना है, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी। और अगर आपने रिपीट नहीं करना है तो उसके लिए होता है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ये आपने याद रखना है। जैसे यहां पर हमने एग्जांपल दिया है बैकग्राउंड, जैसे इस इमेज का कोई बैकग्राउंड नहीं है तो यहां पे नो रिपीट है। यहां आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे सपोज करो ये जो हमारी पिक्चर है जिसमें हमने फर्स्ट लिखा है, इसका बैकग्राउंड है ये ग्रीन, और जब हमने इसको रिपीट किया तो ये आपका हॉरिजॉन्टली रिपीट हो गया। सेकंड जो इमेज है हमारी जिसमें हमने सेकंड लिखा है, इसमें हमने नो रिपीट किया है, जो बॉर्डर है आपका रिपीट नहीं हो रहा है। ये आपके एग्जाम्पल है रिपीट और नॉन रिपीट के। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वेदर द टेबल सेल शेयर कॉमन और सेपरेट बॉर्डर। अगर आपने कॉमन और सेपरेट बॉर्डर्स करना है तो किस प्रॉपर्टी के थ्रू होता है? वो होता है आपका बॉर्डर कोलैप्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आइए देखते हैं बॉर्डर कोलैप्स क्या होता है। अगर आप राइट हैंड साइड की इमेज देख रहे हैं तो उसमें जो टेबल का बॉर्डर आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आपका बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा मतलब वो कोलैप्स है टेबल के साथ। कोलैप्स है मतलब चिपक गया है, वो दिखाई नहीं देगा आपको। तो इसके लिए क्या यूज होता है? बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स में क्या होगा? आपका बॉर्डर दिखाई नहीं देगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की इमेज देखेंगे तो इसमें हमने क्या प्रॉपर्टी यूज की है? बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट। बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट में क्या हो रहा है? आपका जो बॉर्डर है जिसका जो ब्लू कलर में है आपका, ये हमें अलग से दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? बॉर्डर क्या हो गया? सेपरेट। और दूसरी साइड में आपका बॉर्डर जब कोलैप्स होगा, जो कि राइट हैंड साइड में है, उसमें आपका बॉर्डर नहीं दिखाई देगा। इसको आप इमेज की सहायता से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए हमने आपको इस तरीके से बताया है यहां पर। करेक्ट वे टू इंसर्ट कमेंट इन CSS में अगर आपने कमेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी से, या फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक से, या डबल फॉरवर्ड, या फॉरवर्ड एस्ट्रिक।
हमें पता है कि जो एंगुलर ब्रैकेट और एक्सक्लेमेटरी होता है ये हम HTML में यूज करते हैं। और बी और डी ऑप्शन हमें सिमिलर लग रही है, पर थोड़ा सा इसमें चेंज है। एक में हमने एस्ट्रिक पहले लगा दिया है, एक में बाद में लगा दिया है, तो डी ऑप्शन हमारी सही हो जाएगी। क्योंकि जब आपका एक बार एस्ट्रिक शुरू हुआ तो एस्ट्रिक सबसे पहले आपका बंद भी होगा, इसलिए डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं HTML में आपका कमेंट ए वाला है, बी वाली ऑप्शन गलत है क्योंकि एस्ट्रिक बाद में नहीं लगता। एस्ट्रिक अगर पहले शुरू हो रहा है तो पहले ही खत्म भी होगा। और आपका जावास्क्रिप्ट में हम डबल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट लिखते हैं, जबकि CSS में जो आपके डी ऑप्शन है इस तरीके से हम दिखाते हैं। हाउ टू बैकग्राउंड कलर फॉर ऑल द H1 एलिमेंट। अगर आपने H1 एलिमेंट को यानी हेडिंग को अगर आपने करना है, कलर करना है, तो उसके लिए सिंटैक्स क्या रहेगा? तो इसके लिए हमें CSS का सिंटैक्स पता होना चाहिए। डी ऑप्शन आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। H1 आपने ध्यान रखना है कर्ली ब्रैकेट शुरू होते हैं ए ऑप्शन में, और डी ऑप्शन में आपको लग रहा होगा कि थोड़े थोड़े सेम है, पर ब्रैकेट का बिल्कुल फर्क है। CSS में आपका कर्ली ब्रैकेट रहता है, और आपका बाहर जो है इसके साथ कोई टैग नहीं लगता। ये जैसे H1 है, इसके साथ कोई टैग नहीं लगेगा। कर्ली ब्रैकेट शुरू हुआ, बैकग्राउंड कलर कॉलन रेड, और आपका टर्मिनेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं टर्मिनेशन, या सेमीकोलन को क्या पढ़ते हैं टर्मिनेशन, यानी खत्म हो गया आपका, और आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये आपका सिंटैक्स रहेगा। व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम कैन ऐड इंटरेक्टिविटी टू योर वेबसाइट। किस प्रकार का प्रोग्राम है या टैग है जो कि आपके वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी लेकर लाएगा। इंटरेक्टिविटी हमने आपको पिछले सेशन में बताया था कि क्या होता है जब हम क्लास शुरू कर रहे थे। इंटरेक्टिविटी क्या होता है? डायनामिक वेब पेजेस। और डायनामिक वेब पेजेस कौन बनाती है? जावास्क्रिप्ट बनाती है। अगर आपको इतना पता लग गया तो आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में किसका यूज होता है? स्क्रिप्ट का होता है, इसलिए स्क्रिप्ट आपका सही हो जाएगा। CSS इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय। CSS को क्रिएट कौन करता है? CSS आपका W3 मेंटेन करता है। W3 क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। CSS क्रिएटेड बाय वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, और पहला वर्जन कब आया इसका? 1996 में। हाउ मेनी लेवल आर देयर इन CSS स्टाइल शीट। CSS स्टाइल शीट में कितने लेवल है? यह CSS कितने टाइप का होता है? ये एक ही बात है। तो हमें पता है कि CSS 3 टाइप का होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 लेवल। द ID एट्रीब्यूट ऑफ HTML इज डिफाइंड विद। जो ID एट्रीब्यूट होता है वो किसके साथ लगता है? कौन से सिंबल किससे शुरू होता है? हमें पता है कि डॉट सिंबल से हमारी क्लास शुरू होती है, और हैश सिंबल से आपकी ID शुरू होती है। ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हैश सिंबल से आपकी ID शुरू होती है। यहां पर आप देख सकते हैं माई हेडर आपका माई हेडर आपकी ID है जो कि हैश से शुरू हो रही है। जब आपकी डॉट क्या है? क्लास है, मतलब क्लास कहां से शुरू होगी? डॉट से शुरू होगी। ये आपने याद रखना है। दोस्तों, आपको पढ़ाई क्यों कंटिन्यू रखनी है? इस प्रकार के र्यूमर्स आ रहे हैं कि आपके एग्जाम पता नहीं कब आएगा, डिले हो रहा है या क्या हो रहा है। पर जब भी आपके एग्जाम की अनाउंसमेंट होगी डेट की, तो आपके पास पढ़ने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होगा। तो यहां मैंने बताया भी है आपको कि रोम आपका एक दिन में नहीं बन के आया था, इसके लिए आपका बहुत टाइम लगा था बनने में। तो आप अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, डेली पढ़िए, डेली रिवाइज कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, उससे आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। दोस्तों, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। कल दोबारा इसी समय हम मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
कल फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।